हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइपिंग सुपरवाइजर और पाइपिंग फोरमैन के बारे में। जी हाँ, कि एक पाइपिंग सुपरवाइजर और एक पाइपिंग फोरमैन का किसी भी ऑयल एंड गैस शटडाउन में क्या रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। पिछले वीडियो में हमने क्यूसी के बारे में बात किया था। क्यूसी के जो क्यूसी इंस्पेक्टर और क्यूसी इंजीनियर्स होते हैं उनका क्या जॉब रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। उसके पहले पिछले वीडियो में हमने मैकेनिकल सुपरवाइजर और मैकेनिकल फोरमैन के बारे में बात किया था। तो इन काफी पिछले 2-3 वीडियोस में आप लोगों का रिक्वेस्ट ये था कि पाइपिंग के टॉपिक को कवर किया जाए, पाइपिंग के ऊपर भी बात किया जाए कि पाइपिंग सुपरवाइजर और फोरमैन की क्या रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से इस चीज को समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मैं रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूं इस वीडियो की, अभी जो वक्त हो रहा है ये करीब 1:22 हो रहा है। अभी रात के 1:22 हो रहे हैं और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ अगर आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, चीजें आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपका दायित्व तो होना चाहिए कि हाँ भाई, अगर सोनू भाई इतना मेहनत कर रहा है तो हम एटलीस्ट, अगर हमने रिक्वेस्ट किया है और वो चीजें हमें मिल रही है तो उस चीज को हम पूरा देखें। राइट? मतलब कहने का है कि सिंपल सा मतलब है कि आप वीडियो थोड़ी देखो, लंबी होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ वीडियो लंबी होगी, क्यों? क्योंकि यार ये चीजें मैं डिटेल से डिस्कस करता हूँ पॉइंट वाइज। तो चीजें सब वक्त मांगती हैं, हर चीज जो, और सीखने की जो लर्निंग प्रोसेस है वो तो यार बहुत ही स्लो होता है। तो अगर ये चीजें आपको मिल रही हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा इन चीजों को समझने में, सीखने में। तो इत्मीनान से सीखो, आराम से सीखो। एक बार में नहीं देख पा रहे हो तो पार्ट वाइज करके आप वीडियोस देखो, ताकि वो चीजें आपकी क्लियर हो, है ना। और जो लोग पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम सोनू है और आप सोनू सिंह रिफाइनरी चैनल देख रहे हो। और यहाँ पे आप ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड जितने भी मेंटेनेंस और शटडाउन प्रोसीजर्स होते हैं, किस तरीके से काम होता है, इंटरव्यूज में क्या सवाल पूछे जाते हैं, और पाइपिंग से रिलेटेड जो भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बार चैनल को विजिट करो पूरा, और देखो आपके लायक कंटेंट अगर मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा, जो भी चीजें मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ जो भी शेयर करता हूँ, अगर उसका आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप पीडीएफ के लिए विजिट कर सकते हैं www.sonusinghrefinery.com पे। ये वेबसाइट आप लोगों के हेल्प के लिए ही मैंने बनाई थी, ताकि जो भी चीजें मुझे आप लोगों तक पहुंचानी होगी वो मैं इस वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा और वहां से आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे, है ना। और अगर आप एक झलक देखना चाहें, अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आप देखें, चैनल को आप इस तरीके से पाएंगे। अगर आप सोनू सिंह रिफाइनरी विजिट करते हैं यूट्यूब पर तो इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। और ये कुछ हमारी रिसेंट वीडियोस हैं। इससे पहले मैंने बनाई थी ये क्यूए की सी जॉब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ऑयल एंड गैस शटडाउन। तो काफी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इस पर, और अभी तक लगभग इस वीक में 1000 लोगों ने इस वीडियोस को देखा है। इसके जस्ट पहले एक वीडियो थी मैकेनिकल सुपरवाइजर एंड मैकेनिकल फोरमैन जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और आज की वीडियो है पाइपिंग सुपरवाइजर और पाइपिंग फोरमैन जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग द शटडाउन ऑफ एनी ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्यूरिंग शटडाउन या फिर शटडाउन के दौरान कि किसी भी ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल में मोस्टली क्या जॉब्स होते हैं पाइपिंग से रिलेटेड। लाइक जब भी पाइपिंग का जॉब आता है तो क्या काम क्या करना होता है एक्चुअली में, ये चीज आपको समझना बेहद जरूरी है। किसी भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पाइपिंग से रिलेटेड काम क्या होते हैं। क्योंकि देखो, ऑलरेडी वो चीजें रन हो रही हैं, लाइक रिफाइनरी में ऐसा तो है नहीं कि कोई चीजें कंस्ट्रक्शन फेज में है, ऐसा नहीं है। वो ऑलरेडी ब्राउन फील्ड है, उसमें ऑलरेडी प्रोडक्शन चालू है और कुछ काम होता है। तो वो काम क्या होता है
वो आप पहले समझ लो। सबसे पहला पॉइंट है रिपेयर, लाइक repair of damaged or leaks piping components including valves, flanges, joints and section of piping. कई बार क्या होता है कि ड्यूरिंग रनिंग पीरियड का लाइक प्रोडक्शन के दौरान बहुत टाइम से प्रोसेस फ्लो हो रहा होता है इन पाइपिंग्स के थ्रू, इन कंपोनेंट्स के थ्रू। तो उसमें क्या हो जाता है कि कुछ लीक्स वगैरह हो जाते हैं ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। उसके बारे में कभी बात करेंगे। तो क्या होता है कि उसमें जो भी उसके वाल्व्स हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसके फ्लैंज में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, पाइपिंग का कुछ सेक्शंस होता है उसमें लीक्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है ना डैमेज्ड और लीक्स का, तो इनका रिपेयर किया जाता है ड्यूरिंग द शटडाउन। इसके अलावा क्या है, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट लाइक पाइपिंग सेक्शंस और कंपोनेंट्स। वन सेकेंड, यस। इसके बाद क्या है, रिप्लेसमेंट लाइक पाइपिंग सेक्शंस और कंपोनेंट्स दैट आर बियॉन्ड रिपेयर और हैव रीच्ड द एंड ऑफ देयर सर्विस लाइफ मे नीड टू बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द शटडाउन। कई बार क्या होता है कि कई सारे पाइपिंग के जो सेक्शंस होते हैं और कंपोनेंट्स होते हैं वो रिपेयर के लायक बचते नहीं है, लाइक वो अपने मैक्सिमम सर्विस के एंड पॉइंट तक पहुंच गए होते हैं, लाइक उससे बियॉन्ड हम उसमें रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो उसमें क्या करना होता है कि ड्यूरिंग द शटडाउन उन कंपोनेंट्स को, उस पार्ट्स को हमें चेंज करना होता है, रिप्लेस करना होता है। तो ये भी एक काम होता है ड्यूरिंग द शटडाउन। पहला हमने बात किया रिपेयर का, दूसरा रिप्लेसमेंट, और थर्ड पॉइंट है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन लाइक चेंजेस और अपग्रेड्स to the piping system, such as installing new pipelines, valves, or instrumentations, may be undertaken to improve efficiency, safety, or compliance with regulations. कहने का मतलब है कि कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्शन हमारा चल रहा है, रिफाइनरी में काम चल रहा है, लाइक रनिंग प्रोसेस में है, लेकिन कई बार हमें क्या फील होता है, लाइक कई बार हमें ऐसा लगता है कि फॉर इजी ऑफ रनिंग और मेंटेनेंस पर्पस, हमें कई बार ये फील होता है कि हमें, जैसे सपोज एक कोई लाइन है, सपोज एक ये आपकी कोई पाइपलाइन है, राइट, और हमें ऐसा ड्यूरिंग द प्रोडक्शन और ड्यूरिंग द रनिंग टाइम हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे एक ज्वाइंट की जरूरत है, एक फ्लैंज की जरूरत है इस लाइन में, ताकि हमारा कुछ काम जो है वो आसान हो सके, है ना। तो इस तरीके से ये मॉडिफिकेशन हो जाता है और लाइक रिवैम्पिंग भी कहते हैं। तो अब क्या होगा कि ड्यूरिंग द शटडाउन हम क्या करेंगे कि इस पार्ट्स को, ये वाले पोर्शन को हम मार्क करेंगे और एज पर रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से कट करके, और यहाँ पे अगर हमें वाल्व लगाने की जरूरत है, अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे पास एक वाल्व होना चाहिए तो हम यहाँ पे वाल्व लगा देंगे, या फिर अगर हमें यहाँ पे फ्लांज लगाने की जरूरत है तो वहां पे हम फ्लांज लगाएंगे एज पर रिक्वायरमेंट, लाइक मॉडिफिकेशंस। ये सब काम भी ड्यूरिंग द शटडाउन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्टिंग, लाइक वेरियस टेस्ट सच एज प्रेशर टेस्ट or leak testing or non-destructive testing are conducted to ensure the integrity and reliability of the piping systems after maintenance or repair। जब भी हम कोई मेंटेनेंस और रिपेयर का काम करते हैं किसी भी प्लांट के अंदर, तो उसकी रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी चेक करने के लिए कि जो हमने रिपेयर किया है वो परफेक्ट है कि नहीं है, वो उसका स्ट्रेंथ एज पर रिक्वायर्ड हमने जो चाहा था वो है कि नहीं है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम कुछ जैसे हाइड्रो टेस्ट करते हैं, कई बार न्यूमेटिक टेस्ट करते हैं, बहुत सारी एनडीटी भी परफॉर्म की जाती है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी परफॉर्म की जाती है उस लाइक रिपेयर के ऊपर। कि जैसे अगर वेल्डिंग हुआ है कहीं पे, किसी पार्ट में, किसी लाइन में वेल्डिंग हुआ है, तो वेल्डिंग में कुछ डिफेक्ट नहीं है, ये इंश्योर करने के लिए हम आरटी करते हैं, है ना। तो इस तरीके से, और आरटी क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, एनडीटी है, एनडीटी का पार्ट है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे टेस्टिंग भी परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द शटडाउन। और एक पॉइंट जो सबसे खास और इंपॉर्टेंट है, अगर ये पॉइंट ना डिस्कस किया जाए तो शटडाउन होगा ही नहीं इसके बिना, दैट इज वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन, राइट।
So welding may be required to repair or modify piping components, and fabrication work may be needed to fabricate new piping sections or components. जब भी हम पाइपिंग का रिपेयर और मॉडिफिकेशन या फिर रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसमें हमें वेल्डिंग और फैब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है कि प्री प्लान्ड होता है, जैसे हमें पता है कि ये जो लाइन है हमें इस पोर्शन से लेकर के इस पोर्शन तक रिप्लेस करनी है, और अलोंग विद सम कंपोनेंट्स लाइक उसमें फ्लैंज भी आ रहा है, बीच में वाल्व भी आ रहा है। तो ड्यूरिंग द शटडाउन हम अब फिर वो फिटअप और वो सारी चीजें करते हुए नहीं बैठेंगे, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। अगर आपने मेरी पहले भी वीडियोस देखी है तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि शटडाउन्स आर ऑलवेज लिमिटेड ड्यूरेशंस, मतलब कि हर किसी को जल्दी होती है उस टाइम ड्यूरेशन में, उस बाउंड पीरियड में उस शटडाउन को कंप्लीट करने की। तो वो जो सारा चीजें जो स्पूल्स है और पाइपिंग कंपोनेंट्स है और फैब्रिकेशन वाला जो पार्ट है ना, वो हम प्री शटडाउन में ही कंप्लीट कर देते हैं, पहले से ही फैब्रिकेट करके वो सारी चीजें रखते हैं। और जो फील्ड ज्वाइंट्स बचते हैं ना, उनको केवल हम ड्यूरिंग द शटडाउन करते हैं। लाइक जहां से वो स्पूल निकालना होगा, हो सकता है कि फ्लैंज ज्वाइंट नहीं है, वहां से कट करके निकालना है, तो ड्यूरिंग द शटडाउन हम क्या करेंगे, फील्ड में जाएंगे, उसको कट करेंगे। कट करने के बाद वो पूरा फैब्रिकेशन प्री फैब्रिकेटेड जो हमारे पास स्पूल और कंपोनेंट्स है उसको उठा के लेके आएंगे और वहां पे फिटअप करके वेल्ड कर देंगे। तो ये सारी चीजें रहती है किसी भी शटडाउन में। तो अगर आप एज अ पाइपिंग सुपरवाइजर और पाइपिंग फोरमैन काम कर रहे हो, या फिर आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आपको फील्ड में आना है, तो आप एक चीज माइंड में ये क्लियर करके रखो कि ये सारे पॉइंट्स आपको, लाइक ये सारे काम ड्यूरिंग द शटडाउन एक पाइपिंग सुपरवाइजर और पाइपिंग फोरमैन को करने होते हैं, है ना। रिपेयर का काम होता है, रिप्लेसमेंट होता है, मॉडिफिकेशन एंड रिवैम्पिंग है, टेस्टिंग है, वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। सो आई होप कि समझ में आ रहा होगा, मैं कुछ फास्ट ना बोल रहा हूँ, लाइक एज पर योर यू नो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बातें कर रहा हूँ। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप पाइपिंग फोरमैन या फिर सुपरवाइजर हैं, या फिर एज अ पाइपिंग इंजीनियर भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, और इट माइट बी पॉसिबल कि मैं कुछ पॉइंट्स मिस कर दूं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं ना कवर कर पाऊं, तो आप हमें रिमाइंड करा सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सोनू भाई आपने ये पॉइंट तो काफी इंपॉर्टेंट थी, आपको बतानी चाहिए थी और आप मिस कर गए। So that in a future videos, if I'll cover the same thing apart from this, so I will put that point at that place. So मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ कमी रहती है तो आप अपना कमेंट जरूर देंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सुपरवाइजर के रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं ड्यूरिंग द शटडाउन। और एक चीज आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा, लाइक कि आप देखो, आप चाहे मैकेनिकल सुपरवाइजर हो, या फिर पाइपिंग सुपरवाइजर हो, या फिर स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर हो, या फिर इंसुलेशन सुपरवाइजर हो, या फिर रिगिंग सुपरवाइजर हो, कोई भी XYZ आप सुपरवाइजर हो, आपका जो काम का लेवल्स रहता है ना, लेवल्स इन द सेंस कि जो स्टेप्स होते हैं काम के, कि क्या क्या काम करना है। देखो, एज पर आपका ट्रेड जो भी है, एज पर आपका स्पेसिफिक ट्रेड, काम स्पेसिफिक काम डिफरेंट हो सकता है, बट जो स्टेप्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, सारे सुपरवाइजर्स के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, यू नो। आई डोंट थिंक अगर आप लोग मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो, डज इट मेक सेंस और नॉट, बट अगर आप समझना चाहो तो मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि अगर एज ए आप सुपरवाइजर काम कर रहे हैं तो आपकी रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ हद तक हर सुपरवाइजर को वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक देखो, अगर आप मैकेनिकल सुपरवाइजर हो, आपको काम कराना है, आपको परमिट चाहिए। अगर आप पाइपिंग सुपरवाइजर हो, काम कराना है, आपको भी परमिट चाहिए, आपको मटेरियल चाहिए, आपको टूल्स चाहिए, आपको दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लाइन अप करना पड़ेगा, है ना। अगर आप स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर हो, आपको भी
परमिट चाहिए, तो कुछ स्टेप्स जो है ना वो दैट इज वेरी काइंड ऑफ सिमिलर थिंग्स, सो ये सारी चीजें एक बार मैंने पहले भी डिस्कस की है मैकेनिकल सुपरवाइजर और मैकेनिकल फोरमैन के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। तो वहां पे भी अगर आप जाके देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। बट चलो आज हम पाइपिंग सुपरवाइजर की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है, डिस्कस अबाउट द जॉब टू द परफॉर्म विथ पाइपिंग इंजीनियर एज पर शेड्यूल एंड प्रायोरिटी बेसिस। कहने का मतलब है कि जैसे ही आप प्लांट में आज जाते हो, तो आज आपको करना क्या है। अगर शुरुआत से शुरू करनी है तो आपको, जैसे अगर आप डेली जा रहे हो तो आपको पता है, फ्लो एक बार शुरू हो जाता है तो पता चल जाता है कि अगला स्टेप हमें क्या करना है, कौन सा काम करना है। लेकिन अगर आप शुरू प्लांट में जा रहे हो, आपको कुछ आइडिया नहीं है, देन यू नीड टू डिस्कस विथ योर पाइपिंग इंजीनियर। अपने पाइपिंग इंजीनियर से आपको डिस्कस करना है और कि क्या शेड्यूल है, सबसे पहले हमें किस जॉब को प्रेफर करना है, कौन सा जॉब हमें करना है, कंप्लीट करना है। तो उस हिसाब से आपको सबसे पहले अपने लीड से, जो भी आपका लीड होगा या फिर इंजीनियर होगा या फिर जिसको भी आप रिपोर्ट करते होंगे, उससे डिस्कस करना है। क्योंकि आपका जो हायर लेवल होता है, मैनेजमेंट लेवल पे जो लोग होते हैं, वो रेगुलर दे आर इन टच विथ मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस, सो दैट because they regularly attend the meetings, and also they know better than you that what they need to do, and on the priority basis which job they need to do first. So उनको पता होता है, तो उनसे आप डिस्कस करो कि सबसे पहले हमें कौन सा काम शुरू करना है। बाकी आप एज अ सुपरवाइजर काम कर रहे हो तो काम के बारे में तो आपको कोई पूछेगा नहीं कि आप, एज obviously you are a qualified person to perform that job, so there is no worry about job, but आपको करना क्या है वो चीज पहले आपको कंफर्म करनी है। आपके जो भी लीड हैं, आपके लीडर हैं, आपके जो सीनियर इंजीनियर्स वगैरह हैं। ओके, फर्स्ट जैसे ही आपका डिसाइड हो गया कि आपको कौन सा जॉब आज करना है एज पर शेड्यूल, एज पर लाइक प्लान्ड जॉब, then apply for the permit or align with the permit receiver to get the permit to start the job. So काम स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए परमिट। तो उस परमिट के लिए आप अगर खुद अगर आपको परमिट निकालना है, देन आप ऑपरेशन के पास जाके परमिट के लिए अप्लाई कीजिए, परमिट इशू करवाइए। अदरवाइज अगर आपके पास परमिट रिसीवर है तो आप उसके साथ अलाइन करके उसको सारा चीज आप समझा दीजिए कि ये चीज परमिट चाहिए हमें, है ना। जैसे एक तो आपका नॉर्मल काम का परमिट हो जाता है, उसके बाद अगर फैब्रिकेशन और पाइपिंग में मोस्टली वेल्डिंग और कटिंग का काम रहता है तो एक हॉट वर्क परमिट भी चाहिए, फिर उसके साथ उसके सारे चेकलिस्ट वगैरह चाहिए। तो ये सारा चीज आप परमिट रिसीवर को समझाएं एक बार, क्योंकि परमिट रिसीवर भी अगर नया होता है, अगर उसने पहले काम नहीं किया है, तो he might be also confused, like he don't know like which type of permits or which type of checklists required actually. So आप परमिट रिसीवर को अलाइन कीजिए, उसे गाइड कीजिए और उसे बताइए कि ये चीज हमें परमिट चाहिए, तो वो जाके फिर परमिट के लिए अप्लाई करेगा, राइट। नेक्स्ट, डिस्कस अबाउट द जॉब, डिस्कस अबाउट द जॉब विथ फोरमैन। अब देखिए, एज अ सुपरवाइजर आप एक जगह पे फोकस होके काम नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है कि आपको फोरमैन्स असाइन किए जाते हैं कि आप एक पर्टिकुलर जॉब किसी एक फोरमैन को दीजिए एंड ही विल परफॉर्म द जॉब एज पर योर सेफ्टी एंड लाइक क्वालिटी। तो ये सारी चीजें आपको फोरमैन के साथ डिस्कस करनी है, उसको लोकेशन दिखानी है और जो भी चीजें उसको जरूरत है वो चीज अरेंज करानी है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, अरेंज ऑल द मटेरियल्स, इक्विपमेंट, सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी उस काम को, जो भी काम आज का डिसाइड हुआ है, आपका जो भी काम करना है, उस काम को कंप्लीट करने के लिए जो भी मटेरियल्स वगैरह चाहिए, सपोज कोई फ्लैंजेस वगैरह चाहिए या फिर कोई स्पूल चाहिए, तो वो सारा मटेरियल कहाँ रखा है, वो कुछ चीजें प्री फैब्रिकेशन में ही लाइक ऑलरेडी कंप्लीटेड होती हैं। कुछ स्पूल्स हो गया, कुछ फ्लांजेस हो गए, कुछ वाल्स हो गए, कोई सारा चीज मटेरियल्स जो भी उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए लगेगा, वो सारा मटेरियल आपको अरेंज करना है। इसके अलावा इक्विपमेंट्स, अगर लाइक अगर वो लोकेशन आपका हाइट पे है तो आपको अगर क्रेन वगैरह भी चाहिए तो वो क्रेन आपको अवेलेबल कराना है, या फिर एयर कंप्रेशर वगैरह की जरूरत पड़ती है तो वो सारा इक्विपमेंट आपको अवेलेबल कराना है। इसके अलावा कुछ सर्विसेज, लाइक सर्विसेज इन द सेंस की, जैसे अगर जहां पे आप जॉब करने जा रहे हैं, जहां पे जॉब परफॉर्म करने जा रहे हैं, वहां पे अगर उस लाइन पे इंसुलेशन वगैरह लगा है तो आप इंसुलेशन वाले टीम को
कोऑर्डिनेट कीजिए, कोऑर्डिनेट करके उसको उस फोरमैन के साथ अलाइन कर दीजिए, या फिर कहीं पे स्कैफोल्डिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है तो वो उस चीज के लिए भी आपको अलाइन करना है उस स्कैफोल्डिंग टीम से, और फोरमैन के साथ फिर आपको मिलाना है और बताना है ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों का ध्यान एक सुपरवाइजर को ही रखना होता है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और अलाइन और कोऑर्डिनेट विथ अदर डिपार्टमेंट्स लाइक इंस्पेक्शन, इंसुलेशन और स्कैफोल्डिंग एंड स्टोर, जैसा कि हमने बताया अभी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि क्या होता है कई बार, जैसे मान लो कि कोई फिटअप हुआ तो उस फिटअप को इंस्पेक्ट करने के लिए या फिर अप्रूव करने के लिए, हाँ फिटर एज पर स्टैंडर्ड हुआ है, उसके लिए इंस्पेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो इस इंस्पेक्टर वगैरह को अगर जब भी फोरमैन आपको बोलता है तो उस इंस्पेक्टर को आप अलाइन कीजिए, इंस्पेक्टर को उस लोकेशन पे भेजिए। या फिर जैसे आपका मान लो कि वेल्डिंग कंप्लीट हो जाता है, आरटी वगैरह करना है तो आरटी वाले टीम को आपको कोऑर्डिनेट करना है ना। तो ये सारा चीज, या फिर कहीं पे अगर डीपी करना है, जैसे रूट वेल्डिंग कहीं पे हुआ वहां पे डीपी करना है तो उस डीपी वाले टीम को आपको कोऑर्डिनेट करना है ना। तो ये सारी चीजें एक सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि फोरमैन अपना जॉब छोड़ करके वो बार बार कहीं नहीं जाएगा, वो आपको ही कांटेक्ट करेगा कि ये चीजों की जरूरत है हमें, तो आपका काम यही है कि आप उस चीज को अलाइन करेंगे, राइट। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि इंसुलेशन टीम की अगर जरूरत पड़ती है, या फिर स्कैफोल्डिंग टीम की जरूरत पड़ती है, या फिर स्टोर से कुछ मटेरियल इशू कराना है, जो कि स्टोर का पर्सन और स्टोर कीपर कहता है कि वो सुपरवाइजर के बिना अप्रूवल के हम ये मटेरियल आपको नहीं देंगे। कई बार ऐसा होता है, लाइक पहले से इंस्ट्रक्शंस होते हैं स्टोर सुपरवाइजर्स या फिर स्टोर इंचार्ज को कि जब तक सुपरवाइजर ना बोले आपको मटेरियल इशू नहीं करना है। तो उन सब चीजों के लिए आपको लाइक कोऑर्डिनेशन करना है, कोऑर्डिनेट करना है, और वो सारी चीजें अवेलेबल करानी है, राइट। एंड नेक्स्ट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट विल बी सुपरवाइजर all the jobs supervise all the jobs during the shift and take updates from respective foreman। एज अ सुपरवाइजर अगर आप काम कर रहे हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि बहुत सारे जगह पे आपके काम चल रहे होंगे, बहुत सारे फोरमैन्स आपने एंगेज किए होंगे, कई सारे क्रूज आपके साथ काम कर रहे होंगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर सारा कुछ सही चल रहा हो, कोई लाइक बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो आप हर एक जॉब पे एक आध बार विजिट करें फ्रीक्वेंट ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द शिफ्ट, कि वो काम परफेक्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कुछ जरूरत तो नहीं है ना। और साथ के साथ आपको अपडेट्स भी लेने हैं फोरमैन से कि क्या, जैसे कि हमारा जो भी हम जॉब कर रहे हैं उसमें क्या अपडेट है, कितना प्रोग्रेस हो गया, क्या काम हो गया, क्या बाकी है। या फिर उससे आपको ये भी पूछना है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, हमसे शेयर कीजिए, ताकि उसको भी एक कॉन्फिडेंस मिलता रहे कि नहीं भाई अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो सुपरवाइजर विल बी देयर फॉर मी, राइट। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है जॉब अपडेट टू कंसर्न लीडर एंड प्लानिंग टीम। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सुपरवाइजर विल बी द थर्ड आई फॉर द मैनेजमेंट सिस्टम, यू नो लाइक इन द मैनेजमेंट कौन कौन आएगा, लाइक आपके लीडर्स और प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग इंजीनियर्स, दे विल बी गोइंग फॉर द मीटिंग्स, फॉर फ्रीक्वेंट मीटिंग्स विद द कंसर्न मेंटेनेंस और ऑपरेशन डिपार्टमेंट। सो दे नीड टू नो लाइक व्हाट वर्क्स आर गोइंग ऑन इन द फील्ड एक्चुअली। सो ये सारा चीज आपको अपडेट करना है। तो ये सारा चीज आपको अपडेट करना है कि क्या काम चल रहा है, किस यू नो लाइक कि क्या अपडेट है उस काम का, कहाँ पे कितना काम हो गया, ये सारा चीज आपको अपडेट देना है अपने लीडर को और प्लानिंग टीम को, ताकि जब भी वो मीटिंग में जाए सो दे विल गिव द प्रॉपर अपडेट टू द मैनेजमेंट, राइट। सो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं पाइपिंग फोरमैन के ऊपर, कि एक पाइपिंग फोरमैन की क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है किसी भी ड्यूरिंग द शटडाउन। सो फर्स्ट पॉइंट here I have written like discuss about the job to be performed with supervisor। अगर आप एज अ पाइपिंग फोरमैन काम कर रहे हैं किसी भी शटडाउन के अंदर, तो सबसे पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि आप अपने पाइपिंग सुपरवाइजर को कांटेक्ट कीजिए और उनसे डिस्कस कीजिए कि आज हमें क्या जॉब परफॉर्म करनी है, हमें क्या काम क्या करना है एक्चुअली, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्या काम करना है, और तो उसके लिए आपको सुपरवाइजर से कांटेक्ट करना है, सुपरवाइजर से डिस्कस करनी है। नेक्स्ट पॉइंट विल बी अरेंज ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल्स। अब एज अ पाइपिंग फोरमैन आपको फील्ड में जब भी काम करना है तो जो भी मटेरियल्स आपकी लगेंगी
वो सारी चीजें आपको अरेंज करानी है, अरेंज करनी है एक्चुअली। जैसे मशीन, बहुत सारी मशीन सेट आपको हो सकता है कि लाइक काम के दौरान चाहिए होंगी, जैसे वेल्डिंग मशीन, कटिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन। तो ये सारी मशीन्स आपको रेस्पेक्टिव, जैसे वेल्डर है तो वेल्डर को आप बोलेंगे कि भाई अपना वेल्डिंग मशीन्स आप रेडी कीजिए, क्योंकि हर, जैसे वेल्डर है तो वेल्डर के पास उसका हेल्पर रहेगा, तो वो हेल्पर के साथ अपना मिल करके वेल्डिंग मशीन्स रेडी करेगा। अगर कटिंग सेट है, अगर कटर है, या फिर गैस कटर वगैरह, वहां पे कटिंग का काम है तो गैस कटर वगैरह है तो उनको बोलिए कि भाई अपना कटिंग सेट रेडी कीजिए। उनको अगर सामान नहीं मिल रहा है तो उनको सामान आप अरेंज कराइए, दिलाइए। ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पाइपिंग फोरमैन की है। उसके बाद ग्राइंडिंग मशीन्स वगैरह, ग्राइंडिंग जो भी मशीन्स हैं वो ग्राइंडर को दिलाइए। वो सारी चीजें आपको अरेंज करानी है जितने भी मशीन्स लगेंगी। इसके अलावा जो कंज्यूमेबल्स होती हैं, वो कंज्यूमेबल्स भी आपको अरेंज करानी है, लाइक इलेक्ट्रोड हो गया, फीलर्स हो गया, कटिंग व्हील हो गया, ग्राइंडिंग व्हील हो गया, कुछ शील्डिंग गैसेस जैसे आर्गन गैस हो गया, या फिर डीए हो गया, मतलब डिसॉल्व्ड एसिटिलीन जिसको बोलते हैं, वो कटिंग सेट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए। तो ये सारा जो कंज्यूमेबल्स एक लाइक पाइपिंग के जॉब में लगती है, तो ये सारी चीजें आपको अरेंज करानी है बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द जॉब। परमिट मिलने से पहले ये सारी चीजें आपको रेडी करानी होती है। मतलब देखो, एक कि सक्सेसफुल फोरमैन और सुपरवाइजर का क्वालिटी पता है क्या होता है? वो सबसे पहले ना अपने टूल्स और जो भी मटेरियल्स होते हैं ना, उसको अपने कंट्रोल में करते हैं। काम तो होता रहता है, काम हो जाएगा, काम होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपके पास परफेक्ट टूल्स, टैकल्स और मटेरियल्स और कंज्यूमेबल्स होने चाहिए, है ना? तो उसके लिए आप, जैसे उधर जैसे शिफ्ट शुरू हुआ, आपने एक बार डिस्कस कर लिया सुपरवाइजर के साथ कि आपको करना क्या है आज पूरे दिन में, या फिर पूरे नाइट शिफ्ट में या डे शिफ्ट में, जो जिस भी शिफ्ट में आप काम कर रहे हो, तो आपको काम का पता चल गया। अब काम के हिसाब से जो भी मटेरियल्स उसमें लगने हैं वो, और आपको खुद अरेंज नहीं करनी है यार, आपको बस लाइन अप करना है। अब जैसे आपको जो जो चीजें, मटेरियल्स लगेंगी और उससे रिलेटेड जो भी मैन पावर है, उस मैन पावर को पकड़िए। अब जैसे आपको वेल्डिंग मशीन अरेंज करनी है तो आप वेल्डर को बोलिए, भाई वेल्डर को पकड़िए कि भाई आप अब वेल्डर हो तो आप अपना सारा सामान ले लो, और अगर स्टोर से नहीं मिल रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जाके दिलाओ। अगर आप ऑथराइज नहीं हो तो आप सुपरवाइजर को बोलो कि सुपरवाइजर को कि हमें ये सारी चीजें चाहिए, ये कंज्यूमेबल्स चाहिए, या फिर ये मटेरियल चाहिए, या फिर कोई पीपीईज ही हो गई, पीपीईज नहीं मिल रही है, तो वो सारी चीजें आपको अरेंज करानी है। ओके, तो इस हिसाब से आपको क्या करना है? पहला पॉइंट सुपरवाइजर से डिस्कस कर लिया काम का, उसके बाद मटेरियल्स अरेंज करानी है, और मटेरियल अरेंज होने के बाद अरेंज ऑल द क्रू टू परफॉर्म द जॉब एज पर रिक्वायरमेंट। एक्चुअली में ये पॉइंट पहले होना चाहिए था, कि सबसे पहले आप अपने जो भी काम के दौरान जो क्रू यूज होने वाले हैं, जो लोग उस काम को परफॉर्म करने वाले हैं, उनको पहले आप अरेंज कीजिए। अरेंज कीजिए मतलब कि उनको एक साथ इकट्ठा कीजिए और उनके साथ जॉब का डिस्कस कीजिए कि हमें ये चीज आज करनी है। तो आपके टीम में कौन कौन हो सकता है? वेल्डर हो सकता है आपके टीम में, वेल्डर हो सकता है, फिटर हो सकता है, गैस कटर हो सकता है, ग्राइंडर हो सकता है, रिगर हो सकता है। रिगर रिगर यहाँ पर रिगर को हम फिटर भी बोलेंगे, लाइक फिटर, जनरल फिटर भी बोल सकते हैं। जनरल फिटर लाइक जो कि हेल्प करेंगे आपको काम में। इसके अलावा हेल्पर्स भी होते हैं, और साथ साथ हॉट वर्क अगर चल रहा है, ऑब्वियसली हॉट वर्क तो चलेगा ही, तो हॉट वर्क के लिए आपको फायर वॉच भी लगेगा, है ना? और फायर वॉच रहेगा तो फायर वॉच को बहुत सारी चीजें अरेंज करनी होती है, लाइक फायर एक्सटिंग्विशर उसके पास होना चाहिए, और वाटर का होस होना चाहिए, वाटर का अरेंजमेंट होना चाहिए, है ना? तो ये सारा चीज आपको लाइन अप करनी है ना? और ये सारी चीजें अरेंज आपको ही करनी है एज अ पाइपिंग फोरमैन, क्योंकि आप, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू एग्जीक्यूट द जॉब, so you need to arrange all these things before starting the job. uh, okay, and the next point is describe or brief the job to be performed with the crew. और जॉब स्टार्ट करने से पहले कभी भी एज अ फोरमैन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी आपके साथ क्रू काम कर रहा है वो परफेक्ट काम करे, क्वालिटी के साथ काम करे, और कि सेफ्टी के साथ काम करे। तो इसके लिए आपको उसके साथ जॉब का डिस्कस करना है, एक बार ब्रीफ बताना है कि हमें ये चीजें परफॉर्म करनी है आज। जैसे सपोज कोई लाइन रिप्लेस करनी है
तो आपको बताना है कि सबसे पहले लाइन रिप्लेस करने के लिए हमें कटिंग का जॉब करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले हमें कौन चाहिए, अगर अगर वो ग्राइंडिंग से कटेगा तो ग्राइंडर चाहिए, अगर गैस कटिंग से कटेगा तो गैस कटर चाहिए। तो गैस कटर को आप समझाएंगे कि ये चीज हमें ऐसे करनी है, ये काम करना है ना। मतलब जो भी रिस्पेक्टिव क्रू है उसको आप उस जॉब के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर देंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक द परमिट फ्रॉम सुपरवाइजर और परमिट रिसीवर। यानी काम शुरू करने से पहले आपको परमिट लेना है, बिना परमिट के आप काम नहीं कर सकते। तो अगर सुपरवाइजर परमिट इशू करा रहा है तो सुपरवाइजर से आपको परमिट लेना है। और अगर परमिट रिसीवर आपके जॉब पे असाइन है तो परमिट रिसीवर से आप, क्योंकि सुपरवाइजर का ऑलरेडी डिस्कस हो चुका होता है परमिट रिसीवर के साथ, तो परमिट रिसीवर एक बार परमिट ले लिया तो आप उससे फिर परमिट वो ले लीजिए और तब जाकर के आप जॉब परफॉर्म कीजिए, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्म द जॉब प्रॉपरली विथ सेफ्टी एंड क्वालिटी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, आपको मेंटेन करनी होती है एक्चुअली एज अ फोरमैन, कि जो भी काम हो रहा है वो सेफ्टी से हो रहा है। लोगों ने, जो भी क्रू मेंबर्स आपके हैं वो प्रॉपर सेफ्टी गियर्स वियर किए हुए हैं, प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस है उनके पास, और क्वालिटी परफेक्ट है। जो भी आप काम करा रहे हैं उसमें कोई जैसे क्वालिटी का बंदा कोई आके ये ना बोल दे कि ये काम गलत हो गया। तो इसके लिए आपको प्रॉपर सुपरवाइज करना है, प्रॉपर देख रेख रखनी है, आपके अंडर में, आपके निगरानी में वो सारी काम होने चाहिए, और आपको अच्छे से ये सारी चीजें मेंटेन करनी है ना। अब देखिए, जब आपको जॉब परफॉर्म करना होगा तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपको क्या क्या काम करने रहेंगे। सबसे पहले आपको एज पर ड्राइंग लोकेशन वेरीफाई करना है ना। वैसे आप सुपरवाइजर के साथ ऑलरेडी जब डिस्कस किए होंगे तो सुपरवाइजर ने आपको लोकेशन दिखा दी होगी, फिर भी आप एक बार ड्राइंग्स, आपके परमिट्स के साथ ड्राइंग्स भी अवेलेबल रहती हैं, और तो आप एक बार ड्राइंग देखें, ड्राइंग के साथ आप वेरीफाई करें कि दैट इज परफेक्ट लोकेशन वेयर वी नीड टू वर्क एज पर ड्राइंग। सो आपको ये कंफर्म कर लेना है कि हाँ ये वही लोकेशन है जहां पे हमें काम करनी है। तो लोकेशन वेरीफाई कर लिया आपने, उसके बाद एक चीज और आपको क्लियर करनी है, दैट इज आइसोलेट द लाइन एंड इंश्योर प्रॉपरली ड्रेन्ड और वेंटेड द लाइन। मतलब सपोज जिस भी लाइन पे आप काम कर रहे हैं, सपोज आपकी ये कोई पाइपलाइन है जहां पे आपको रिप्लेसमेंट का काम करना है, तो यहां से यहां काट कर आपको निकालना है लाइन। तो ये लाइन जहां भी इधर गई है, या फिर इधर जो भी इसका नेक्स्ट इमीडिएट फ्लैंज इधर है, वो फ्लैंज जो है वो ब्लाइंड है कि नहीं है, आइसोलेटेड है कि नहीं है, ये चीज आपको एक बार क्लियर करनी है फॉर सेफ्टी रीजंस। क्योंकि अगर इसमें कुछ एलियल वगैरह रहा या फिर फ्लेमेबल गैसेस वगैरह रही, तो अगर आप हॉट वर्क करने जा रहे हो तो फायर के चांसेस हो जाएंगे। तो इन सारे चीजों से बचने के लिए आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि ऑलरेडी ब्लाइंड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहला जॉब आपका होगा कि दैट लाइन शुड बी ब्लाइंडेड फ्रॉम द बोथ साइड, दैट इज आइसोलेटेड वी कैन से। तो आइसोलेशन होना चाहिए, और आइसोलेशन के बाद इसमें अगर इस लाइन में कहीं भी ड्रेन और वेंट का ऑप्शन है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो लाइन है ये प्रॉपरली ड्रेन्ड है, प्रॉपरली वेंटेड है, ताकि उसमें कुछ फ्लेमेबल या फिर एलियल वगैरह ना मिले, जिससे फायर के चांसेस ना हो, आपके लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो, राइट। अब अगर ये चीज पूरा क्लियर है और आपको कंफर्म हो गया कि आपको इस लोकेशन पे काम करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फायर ब्लैंकेट के साथ एक बूथ प्रिपेयर करेंगे। एक बूथ प्रिपेयर करेंगे, बूथ का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको सपोज यहाँ से यहाँ पे आपको काम करना है, तो आप क्या करेंगे कि फायर ब्लैंकेट से ये चीज चारों तरफ से कवर करेंगे, ताकि जो भी स्पार्क्स ड्यूरिंग द कटिंग और वेल्डिंग, जो भी जॉब आप परफॉर्म करें उस टाइम पे अगर कुछ स्पार्क्स वगैरह आ रहे हैं तो वो स्पार्क्स बाहर ना जाए, है ना। तो अगर हॉट वर्क है तो, अगर कोल्ड वर्क है मतलब कि कोई फ्लैंज ज्वाइंट है और आप नॉर्मली रिप्लेस कर रहे हो, तो फिर वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बूथ बनाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन इफ योर वर्क इज रिलेटेड टू हॉट वर्क, कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, अगर ऐसा कुछ जॉब आप कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको बूथ प्रिपेयर बनाना पड़ेगा, बूथ बनाना पड़ेगा, है ना, बूथ बनाना पड़ेगा, ताकि बूथ बनाना पड़ेगा, बूथ प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि जो भी स्पार्क्स वगैरह जनरेट होते हैं वो आपके एरिया से दूसरे तरफ ना जाए। मतलब, और कई बार क्या होता है कि हम कटिंग कर रहे होते हैं और उसके सारे स्पार्क्स नीचे जा रहे होते हैं, और नीचे जो लोग जा रहे हैं क्या पता उनके ऊपर पड़ जाए, या फिर नीचे में कुछ स्पीलेज वगैरह हो, किसी ऑयल वगैरह का, या फिर कुछ और भी चीजें पड़ी हो, उसमें फायर लग जाए। बहुत सारी चीजें हैं, लाइक हो सकता है कि नीचे में कुछ ऐसा मटेरियल पड़ा हो जिसपे स्पार्क लगने के बाद उसमें फायर हो जाए। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको नीचे भी ब्लैंकेट बिछानी होती है सरफेस पे, इसके अलावा चारों तरफ से आपको ब्लैंकेट कवर करनी होती है उस पर्टिकुलर एरिया में, जहां भी आप काम कर रहे हो। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बूथ बनने के बाद नेक्स्ट, अगर कटिंग का जॉब है तो आप कटिंग, पहले कटिंग करो। लाइक देखो, अब यहाँ पे एक बेसिक फ्लो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि क्या क्या काम आपके हो सकते हैं एज अ पाइपिंग फोरमैन, क्या क्या काम करना रहता है वहां पे। तो कटिंग, अगर सबसे पहले कोई लाइन रिप्लेस करना है, सपोज एक एग्जांपल ही लेके चलते हैं, अगर ये लाइन हमें रिप्लेस करना है, ये लाइन रिप्लेस करना है, तो सबसे पहले आपको यहां से और यहां से इस लाइन को काटना पड़ेगा। तो अगर आप ग्राइंडर से कट कर रहे हो तो ग्राइंडिंग मशीन से कट कर रहे हो तो ग्राइंडर को बुलाओ, अदरवाइज गैस कटिंग से कट कर रहे हो तो गैस कटर को बुलाओ, और यहां से ये लाइन को कट करो, लाइन कट करो। लाइन कट करने के बाद इस जो सरफेस, जो आपने लाइन कट किया, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, इस पे इसका जो सरफेस होगा बहुत ही रफ हो चुका होगा कटिंग की वजह से। तो आपको इसको क्या करना है कि अब इसको बेवलिंग वगैरह करनी है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो ये बेवलिंग एक ग्राइंडर करता है, तो ग्राइंडर की हेल्प से आपको बेवलिंग करानी है। वी वी उसका, कभी भी जब भी पाइपिंग में वी बनता है तो उसको मेजर किया जाता है 37.5 डिग्री में वी बनता है ना, 37.5 डिग्री में। ये चीज आप ध्यान रखना, कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछते हैं ये लोग। तो ओके, तो बेवलिंग हो गया, बेवलिंग के बाद फिटअप होना होता है। जैसे कि अगर बेवलिंग हो गया, फिर ये जो स्पूल रिप्लेस करना है, काट के आपने हटा दिया, हटाने के बाद नया स्पूल जो ऑलरेडी फैब्रिकेटेड है उसको आप लेके आए, और लेके आके यहाँ पे आप फिटअप करेंगे, है ना। फिटअप के लिए जो भी टीम आपको लगेंगी, आपने ऑलरेडी सारी टीम बुला रखी है, फिटर की और जो भी है। तो आप अपने क्या करना है, यहाँ पे बेवलिंग के बाद फिटअप करना है। फिटअप के बाद एक बार फिटअप में टैक वेल्डिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वेल्डर भी आपके पास रहते ही हैं। ओके, देन फिटअप के बाद आपको इंस्पेक्शन करानी होती है कि फिटअप एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं है, उसमें कुछ कि मिसअलाइनमेंट वगैरह तो नहीं है। ये सारा चीज कौन चेक करेगा, एक क्यूसी इंस्पेक्टर चेक करेगा। तो आपको सुपरवाइजर को बोलनी है कि फिटअप हो चुका है, आप क्यूसी टीम को भेजिए इंस्पेक्शन के लिए। अगर फिटअप ओके बोलेगा क्यूसी, देन आप वेल्डिंग के लिए प्रोसीड करेंगे। देन फिटअप अगर आपका क्लियर है, देन रूट वेल्डिंग आप स्टार्ट करेंगे, रूट वेल्डिंग कंप्लीट करेंगे। रूट वेल्डिंग जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसके बाद थोड़ा सा जैसे ही वेल्ड जॉइंट ठंडा होता है, देन डीपी होती है ना। डीपी यानी डाया पेनिट्रेशन टेस्ट, जिससे हमें सरफेस कैपिलरी अगर कुछ डैमेज वगैरह रहता है तो वो हमें मिल जाता है, पता चल जाता है। देन उसको फिर बैक चिपिंग करके ग्राइंडर से थोड़ा सा माल निकाल के और फिर से हम वेल्डिंग करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है रेगुलर, कि आपके सुपरविजन में होनी चाहिए। आपको कंटिन्यूअसली आपके लाइक आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो सारी चीजें सही हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, है ना। देन डीपी अगर क्लियर होता है, देन आपको फिर फिलअप और कैपिंग करनी होती है जो वेल्डर करता है। और उसके बाद आरटी आरटी वगैरह होगा, जैसे कि उस ज्वाइंट का, अगर ये जरूरी नहीं है कि हर वेल्डिंग ज्वाइंट का आरटी होता ही है, वो डिपेंड करता है डब्ल्यूपीएस पे, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशंस पे, आईटीपी प्लान पे, इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान पे, कि क्या करना है। अगर आरटी है तो आरटी फिर आपको सुपरवाइजर को बोलना है लाइक कि वेल्डिंग कंप्लीट हो गया, आप आरटी टीम को लाइन अप करो। तो सुपरवाइजर आरटी टीम को लाइन अप करेगा और आरटी परफॉर्म होगा। आरटी इज अ रेडियोग्राफी टेस्ट।
इसमें क्या होता है कि अगर कुछ डिफेक्ट होता है वेल्डिंग ज्वाइंट में तो वो हमें इजिली पता चल जाता है आरटी के थ्रू। तो आरटी परफॉर्म करेंगे। अगर आरटी में कुछ भी डैमेज हुआ, अगर कुछ भी डिफेक्ट हुआ, अगर डिफेक्ट हुआ तो हम फिर से क्या करेंगे, उस ज्वाइंट को कट करेंगे और जिस क्लॉक पे अगर वो रहेगा, जैसे अगर 3 o'clock पोजिशन पे आपका वो डिफेक्ट आया है आरटी में, तो आप उस पोजीशन को फिर से कट करेंगे और फिर से रिपेयर करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, देन अगेन फिर से आरटी परफॉर्म होगा। और अगर आरटी फिर से क्लियर हो जाता है देन आप क्लियर, आपका काम खत्म हो जाता है, देन आपका योर जॉब इज फिनिश। देन अगर कुछ लाइंस में, अगर ये नॉर्मल ज्वाइंट्स की बात कर रहा हूँ, अगर कोई पाइपिंग का ज्वाइंट्स है, अगर आरटी हो गया, आरटी के बाद अगर उस प्रोसेस में हाइड्रो टेस्ट भी है, देन आपको अब ये जो लूप है, अब ये लूप जहां से भी बन रहा हो, यहाँ तो आपने ज्वाइंट कर दिया, अगर ये लूप, इसका फ्लांज, अगर नेक्स्ट फ्लांज इधर है और इसका नेक्स्ट फ्लांज इधर है, तो इस अब लूप का आपको हाइड्रो टेस्ट करना पड़ेगा। ये पूरा लूप का क्या करना है, हाइड्रो टेस्ट करना है, इसकी इंटीग्रिटी चेक करने के लिए कि इस ज्वाइंट में उतना प्रेशर विद स्टैंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहीं से लीक तो नहीं आ रहा है। तो ये सारा चीज आपको हाइड्रो टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा। तो ये एक पाइपिंग फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये पाइपिंग फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारा चीज अरेंज करे। हाइड्रो टेस्ट का जो भी हाइड्रो टेस्ट पंप है, वाटर है और गेज है, जो भी चीजें लगेंगी वो सारा चीज आपको अरेंज करना है और हाइड्रो टेस्ट परफॉर्म कराना है। अगर हाइड्रो टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है देन आपका वो प्रॉपर जॉब, पर्टिकुलर रिप्लेसमेंट का जॉब कंप्लीट होता है ना। तो इस तरीके से अगर आपका जॉब कंप्लीट हो गया देन आप उस एरिया की प्रॉपर हाउसकीपिंग करा दीजिए। जो भी वेल्डिंग के टुकड़े वगैरह, रॉड्स के टुकड़े हैं, फिलर के टुकड़े हैं, या फिर ग्राइंडिंग व्हील का टुकड़ा है, या फिर जो भी आपने ब्लैंकेट बूथ वगैरह बनवाया था वो सारा प्रॉपर हटवा दीजिए। जो भी छोटे छोटे टुकड़े या फिर जो भी स्लज वगैरह वहां पे पड़ा हुआ है वो सारा आपको पूरा प्रॉपर हाउसकीपिंग करानी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी जॉब को कंप्लीट होने के बाद, कि उस जगह का जहां भी आपने काम किया है उसकी प्रॉपर हाउसकीपिंग कराएं। और बीच बीच में अगर सुपरवाइजर आता है तो आपको जॉब की अपडेट देते रहनी है कि क्या कुछ चल रहा है, और जॉब अगर कंप्लीट हो जाता है तो जो उसका भी अपडेट आपको जाके सुपरवाइजर को देना है कि नाउ आवर जॉब हैज बीन फिनिश्ड और कंप्लीटेड, और हाउसकीपिंग भी प्रॉपर हो गया है। तो इस तरीके से एक पाइपिंग फोरमैन को किसी भी लाइक शटडाउन में काम को करना होता है, परफॉर्म करना होता है जॉब को। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए, और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप एज अ पाइपिंग फोरमैन और पाइपिंग सुपरवाइजर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आप अपने माइंड में रखिए, ये सारा चीज आप ध्यान में रखिए कि इस तरीके से आपको जॉब को परफॉर्म करना होगा। और आप एज अ पाइपिंग सुपरवाइजर और फोरमैन ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आपने वीडियो देखा है, तो आपका कुछ सजेशंस है तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। और अगर हमने कुछ पॉइंट छोड़ी हो तो वो पॉइंट भी आप हमें यहाँ पे ऐड करा सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपके काम आएगी और काफी हेल्पफुल रहेगी। गाइज, अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियोस देखी है और अगर आपका कोई सजेशंस हो, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस पर काम करने की। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइज, आप अपना कमेंट बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आप किस चीज का वीडियो चाहते हो, तो उस पर भी मैं काम करने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।